कहानी दंश सुनिए वैदेही के स्वर में। जीवन के कटु सत्यों को झेल पाना क्या आसान काम है? कई बार यूं भी तो लगता है कि काश मुझे मालूम ही न हो कि सत्य क्या है। यह भी एक सत्य है कि मेरे पिता का शरीर 2 महीने से खांसी करते करते अब मात्र मांस का एक लोथड़ा बना पड़ा है। घर में बहुत से संबंधी बैठे हैं, मेरे 3 भाई व उनकी पत्नियां, 3 बहनें व 2 जीजा। छोटी सुधा तो अभी कुंवारी है और शकुंतला तो एक बार अपने प्रेमी के साथ भाग गई तो फिर कभी मुंह नहीं दिखाया। इंदर, आनंद व राजे तीनों जार जार रो रहे हैं। संभवतः उन तीनों को ही अपने पिता से अधिक प्यार रहा होगा, इसीलिए तो अपनी पत्नियों की गोद में एक भोपाल जा बैठा, एक झांसी तो एक दिल्ली में रहते हुए भी घर जमाई बनकर ससुराल में रहता है। पर रिश्तेदारों के सामने तो रोना बहुत आवश्यक है। लोग क्या कहेंगे? लोग कह भी रहे थे, नीलकंठ तो एकदम चुप सा हो गया है, उसकी आंखों में तो एक भी आंसू नहीं। मैं तो उस दिन भी नहीं रो पाया था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। माँ, कितना अजीब सा संबंध था हमारा। बस घर के राशन का उत्तरदायित्व ही मेरे हिस्से था, घर का किराया देना ही मेरा काम था और हर बहन की शादी पर उधार लेना मेरी नियति थी। इसके अतिरिक्त घर में क्या होता है, क्या करना है, उसमें मेरी आवश्यकता किसे कब महसूस होती है? मुझे अपने जीवन की 6ठी कक्षा तक यादें ले जाकर छोड़ देती हैं। उससे पहले मेरा जीवन कैसा था कुछ याद नहीं। पिता रेलवे में क्लर्क थे। कहते हैं हमारे दादा जमींदार थे, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक। पर पिता हमारे क्लर्क ही थे। रेलवे में यात्रा करने के लिए हमें मुफ्त पास मिलते थे। विडंबना यह कि मैंने आज तक रेलगाड़ी में यात्रा नहीं की, जीवन के 45 पतझड़ देखने के बाद भी। पहले तो हमारे माता पिता देश की जनसंख्या बढ़ाने में व्यस्त रहे। 5 लड़के और 5 लड़कियां, एक लड़की व एक लड़के में कुछ कमी रह गई तो वह बचपन में ही हमें छोड़कर एक नई दुनिया में प्रवेश पा गए। 8 बच्चों के लालन पालन और पढ़ाई में हम सबको दिल्ली से कभी बाहर जाने का अवसर नहीं मिला। मोरी गेट के इस मकान में ही अपना बचपन व जवानी बिता दिए। अब तो मेरे बालों में भी सफ़ेदी आती जा रही है। हर महीने मकान मालिक खाली करने के लिए कहता है, पर वह तो पिछले 30 वर्ष से यही करता आ रहा है। पिताजी सदा ही एक तानाशाह रहे। उस समय वातावरण ही कुछ ऐसा था। विश्व में हिटलर और मुसोलिनी का जोर था, तो भारत के हर घर में एक हिटलर अपनी कमज़ोर पत्नी व बच्चों पर अपने जुल्म तोड़ता था। खाना कभी ठंडा रह गया था, उसमें मिर्च तेज हो गई थी तो तश्तरियाँ उड़न तश्तरियों की तरह घर में नाचने लगती। माँ का सहमा हुआ चेहरा, मार से सूजा हुआ बदन हमारे मस्तिष्क में छपसा गया है। पिताजी का शांत स्वर तो हमने कभी सुना ही नहीं था। झल्लाहट के बिना वह बात नहीं कर पाते थे। मैंने अक्सर यह अनुभव किया था कि पिताजी का व्यवहार मेरे साथ कुछ विशेष ही कड़वा रहता था। कारण मेरी आंखों में भरा विद्रोह था, अथवा उनके मन का अपना अपराध बोध, कह नहीं सकता। और यह दूरी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, किंतु मुझे कुछ न कर पाने की अपनी असमर्थता बहुत कचोटती थी। घर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, पर मेरी अपनी स्थिति ने कुछ पलटा खाया। मैंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। पिताजी ने सीधे सीधे कहा था, अब पढ़ाई बंद समझो, कोई नौकरी धंधा ढूंढो, आवारागर्दी बहुत कर ली। मन विद्रोह कर उठा। क्या पिताजी कोई भी बात ढंग से नहीं कर सकते? मैंने कुछ साहस जुटाया। मैं वकालत पढ़ूंगा। तुम्हारा दिमाग फिर गया है?
पैसा क्या तुम्हारे नाना छोड़कर मरे हैं? मैं नहीं जानता, मैं तो वकालत ही करूँगा। माँ ने पहली बार अपने जेवरों में से कुछ एक बेचे और मुझे पैसे देते हुए बोली, बेटा जाओ अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। साइकिल पर बैठा मोरी गेट से विश्वविद्यालय की ओर बढ़ा जा रहा था। मस्तिष्क में अपनी वकालत की पढ़ाई और उसके बाद के अपने स्वर्णिम भविष्य के सपने संजोता हुआ। अभी पुलिस लाइंस तक ही पहुंच पाया था कि एक टैक्सी पीछे से आई और एक धक्का मुझे भी लगा गई। 5-7 कलाबाजियां खाता एक कोने में जा पड़ा था मैं, और सिर से लहू भी बहने लगा था। कुछ देर वहीं वैसा ही पड़ा रहा। टैक्सी उसी रफ्तार से आगे चली गई। अस्पताल में पिताजी आए थे। अब या तो इलाज करवा लो या अपनी फीस भर लो, हमारे पास कोई टकसाल नहीं खुली है। एक टैक्सी मेरे जीवन की गाड़ी को सदा के लिए पटरी से उतार गई। अस्पताल से वापस आकर मैं परकटे पक्षी सा फड़फड़ाता रहा। मैंने सदा अपने आप को एक वकील के रूप में ही देखा था। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में स्कूल कॉलेज में प्रथम पुरस्कार जीतने वाले नीलकंठ ने वकील बनने के स्वप्न को धीरे धीरे दफन कर दिया। पिताजी की उपेक्षा भरी निगाहों का सामना करने का साहस धीरे धीरे चुकता गया। रेलवे स्टेशन और चांदनी चौक की सड़कें नापने में आनंद आने लगा था। तभी मेरा ध्यान समाज शिक्षा केंद्र की ओर गया। निम्न स्तर का जीवन जीने वाले कुलियों और सांसियों को देखकर अपने दुख बहुत छोटे लगने लगे। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद संध्या समय वह समाज शिक्षा केंद्र में अपना मनोरंजन करने व शरीर को विश्राम देने के उद्देश्य से आते थे। उनका दुख दर्द बांटकर एक प्रकार की मानसिक शांति की अनुभूति होती थी। सब किसी न किसी काम में मगन दिखाई देते। दरिद्रता और अभावों से ग्रस्त जीवन जीकर भी वे एक मौज से भरपूर थे। कोई भी मेरी तरह भीतर से टूटा हुआ नहीं दिखता था। उनमें एक जिजीविषा थी जिससे मैं एकदम वंचित था। उन्हें देखकर मन में कई बार स्पर्धा होने लगती। एक दिन उसी समाज शिक्षा संस्थान में मुझे नौकरी मिल गई थी। एक वकील एक समाजसेवी बन गया था। पिताजी को 150 रुपया महीना भाए थे, किंतु उनके बुर्जुआ व्यक्तित्व को मेरा कुलियों के साथ स्वीकार्य नहीं था। पर मुझे वे कुली सांसी अपने पिता से कहीं अधिक रुचिकर लगे थे। मुझसे छोटी बहन मधु की शादी हो गई। लड़का भी सरकारी नौकरी में था। पिताजी को सरकारी क्लर्क किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर से कहीं अच्छा लगता है। सरकारें बदल सकती हैं, परंतु सरकारी नौकरी जिस किसी का दामन एक बार थाम लेती है, वह क्लर्क कभी कल को गिर नहीं सकता। अब विवाह के लिए मुझे उकसाया जाने लगा। माँ आंसू बहाकर मुझे वास्ते देती कि शादी कर लो। पिताजी कायस्थ बिरादरी से ही एक मोटा आदमी ढूंढ निकाल कर लाए। मैं सारे शहर के जवान लड़कों को सिखाने वाला कि दहेज बुरी बला है, और जब मेरे अपने विवाह की बात आई तो मेरे माँ बाप के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा रह गया। 1 लाख रुपया मेरे ससुर ने मेरी पत्नी गीता के नाम बैंक में जमा करवा दिया था। वह मुझे घर जमाई बनाना चाहते थे। इस चक्कर में न तो घर रहा और न ही जमाई। गीता के तेज स्वभाव और अभिजात पिता की संतान होने का गर्व दोनों ने हम दोनों के बीच किसी कोमल तंतु के जुड़ने से पहले ही गहरी खाई पैदा कर दी थी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? 200 रुपल्ली तनख्वाह और मुकाबला मुझसे? मैं तुम्हारे इस घर में नहीं जी सकती। इस भीड़ में मेरा दम घुटता है। पहली बार मेरा हाथ किसी लड़की पर उठा था और गीता मुझे छोड़कर चली गई सदा के लिए, और मैं इस लुटेरों के गिरोह में घिरकर रह गया था। आज 20 वर्ष हो गए। गीता ने न तो तलाक ही मांगा था और न ही कभी मुलाकात की।
पिताजी ने मुझे ही दोषी माना था। माँ को भी लगा कि मेरी अक्खड़ तबीयत, रात को देर से घर आना, भंगी चमार व कुलियों के साथ उठने बैठने से ही उनकी बहू घर छोड़ गई है। किसी ने मेरे दिल में झांक कर नहीं देखा कि वहाँ क्या क्या घाव लगे हैं। धीरे धीरे इंदर व आनंद की भी शादी हो गई। शादी के 2-2 महीने बाद ही वह अपने अलग अलग घर और संसार में खो गए। माता पिता और बहनों की मजबूरियों के बीच अकेला रह गया था मैं, नीलकंठ। पिताजी रिटायर हो गए। उनके कार्यालय के बहुत से साथी उन्हें हार पहनाकर और कंधों पर उठाकर घर लाए। मेरे लिए उस उत्सव का एक ही अर्थ था, मेरे खर्चे और बढ़ गए थे। पिताजी की आय बंद और मेरा खर्चा शुरू। और फिर शकुंतला घर से भाग गई। उसका पत्र मिला कि पिताजी अजय को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वह कायस्थ नहीं है। हमारे लिए शकुंतला मर गई है। अब अगर उसने कभी इस घर में कदम रखा तो मैं उसकी खाल खींच लूँगा, और अगर तुम में से कोई उसे मिला तो वह भी इस घर में नहीं रहेगा। माँ इस सदमे को नहीं सह सकी और कुछ ही दिनों में पिताजी की झिड़कियों से बहुत दूर निकल गईं। पहली बार पिताजी की आंखें गीली देखी थीं। माँ की चिता को बस देखे जा रहे थे। मेरी घृणा दया में परिवर्तित होती जा रही थी। माँ की लाश अभी घर में ही पड़ी थी जब इंदर बोला था, हाँ तो भाई साहब, क्या फैसला किया है? किस चीज़ का फैसला? क्रियाक्रम तो 3 बजे तय है। नहीं, आप समझे नहीं, हर बात का फैसला तो करना ही होगा। तभी पिताजी गरजे, अभी मैं जिंदा हूँ। मेरे होते यदि तुम लोग किसी बंटवारे की सोच रहे हो तो भूल कर रहे हो। इंदर और आनंद खिसियानी सी सूरत बनाकर माँ की लाश पर कपड़ा चढ़ाने लगे थे। माँ की मृत्यु ने घर में एक बड़ा सा शून्य पैदा कर दिया था। मेरी अंतर्मुखी वृत्ति ने मेरे आसपास जो एक चक्रव्यूह बना दिया था, उसे लांघने का साहस कोई नहीं करता था। राजे, कमला व सुधा तो मुझसे औपचारिक बात ही कर पाते थे। 3 वर्षों में हमारे घर में 3 विवाह हुए। कमला और सुधा अपनी अपनी ससुराल पहुंच गईं। राजे को रूढ़िवादी रीति रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए वह बहू को घर लाने के स्थान पर स्वयं अपनी ससुराल जाकर रहने लगा। समय का फेर है, नीलकंठ माथुर 1 लाख रुपया देकर भी अपनी पत्नी व ससुर के पांव नहीं चाट पाया। उसी का छोटा भाई राजनाथ माथुर राज के लालच में ससुराल का कुत्ता बनना स्वीकार कर गया। इन सब ने एक नई चाल चली, पिताजी, नीलकंठ भैया से कहिए कि विवाह कर लें, अभी तो उम्र है, सारा जीवन अकेले कैसे जिएंगे। आनंद ने सहानुभूति जताई, मेरा स्वभाव जीवन के कटु अनुभवों से कुछ कड़वा सा हो गया है, संभवतः इसीलिए उस दिन भी आनंद से कुछ कड़वा कह दिया होगा। उसकी पत्नी ने एकदम सामान बांध लिया और झांसी चलने को तैयार हो गई। मैं स्वयं को धिक्कार रहा था, नीलकंठ, तुम पागल हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस घर में तुम्हारा केवल कर्तव्य है, अधिकार कुछ नहीं। तुम्हारा भाई अब अपनी पत्नी का पति मात्र है, तुम्हारा भाई नहीं, और किसी भी पति को कुछ कहने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल गया? शून्य बड़ा होता जा रहा था और उस शून्य में 2 आकृतियां ही दिखाई देती थीं, पिताजी और मैं। दोनों एक दूसरे को यूं देखते जैसे कि 2 पहलवान जूझने से पहले एक दूसरे को तौल रहे हों। मेरी दिनचर्या भी कुछ अजीब सी हो गई थी। सुबह 8 बजे घर से निकलता और सांसियों की गंदी बस्तियों में घूम घूम कर उन्हें कच्ची शराब बनाने से रोकने की चेष्टा करता। उनके बच्चों को अपने समाज शिक्षा केंद्र में बुलाता और जीवन की आवश्यक बातें सिखाने में व्यस्त रहता। रात को 9 बजे घर पहुंचता तो पिताजी खाना बनाकर मेरी राह देख रहे होते। मेरे घर में घुसते ही एक अजीब सा तनाव भर जाता। पिताजी की आंखें जैसे कह रही हों, नीलू बेटा, जल्दी आ जाया करो, तुम्हारे बिना बहुत अकेला सा लगता है, परंतु
प्रकट में वह गुस्से की रेखाओं को अपने चेहरे पर चढ़ाए रखते। खाना मेरे साथ ही खाते थे। पिता पुत्र में कभी कोई बातचीत नहीं होती थी। कमला के यहाँ से प्रस्ताव आया, भैया मेरे बेटे को गोद ले लो, बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। लुटेरों की एक और चाल। मेरी बच्ची खुची भविष्य निधि पर भी निगाहें लगाए बैठे हैं। मुझे नहीं चाहिए किसी का बेटा। सारे कुली और कच्ची शराब बनाने वाले सांसी मेरे बेटे हैं। मैं अपनी भविष्य निधि उनके ही नाम कर जाऊंगा। पिताजी को पहली खून की उल्टी हुई। डॉक्टर ने अस्पताल में जाने को कहा। कैंसर की अंतिम स्टेज। हित चिंतकों को पत्र लिखे गए और एक एक करके सबका सामान घर के सामने उतरने लगा। सबके चेहरों पर एक ही प्रश्न तैर रहा था, किसको क्या मिलेगा। पिताजी ने मरने से पहले मुझे अपने कमरे में अलग से बुलाया। वह मुझे देखे जा रहे थे। हम दोनों में बातचीत का सिलसिला काफी अरसे से टूट चुका था। उन्हें शायद उस दूरी को लांघ पाना कठिन सा लग रहा था। मैं भी असमंजस में थोड़ी देर खड़ा रह गया। आंखें जैसे कुछ कहने को व्याकुल थीं, पर ओठ साथ नहीं दे रहे थे। उनकी आंखों में एक विवशता थी। वह उठने को हुए और बिना कुछ बोले मेरी बाहों में सदा के लिए सो गए। दोनों अपने स्थान पर अड़े रहे और मुंह से कुछ न बोल सके। सदा की तरह आंखें आपस में अपनी सारी कथा कह गईं। एक अजीब सा शोर सुनाई पड़ रहा है। इंदर, आनंद, राजे, बहनें, जीजा, सबकी आवाजें कमरे में फैलती जा रही हैं। जैसे वे आवाजें नहीं, हजारों सांप हैं जो मेरे आसपास एक साथ उगाए हैं और उनका दंश मेरी नसों में घुसता जा रहा है। घबराकर मैं कमरे से बाहर आ गया हूँ और मेरे कदम स्वयमेव सांसियों की बस्ती की ओर बढ़ने लगे हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार।